दोस्तों एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट सीडीपी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे थे। पिछली वीडियो हम लोगों ने 2018 के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर को देख लिया है। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे जो हमारा प्रश्न पत्र है जुलाई 2019 पेपर 1। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जुलाई 2019 का जो सीडीपी सेक्शन है पेपर 1 के विषय में। चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे। अब जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं वो हमको समझाना है। पहला, ज्ञान को सक्रिय रूप में संचरित करते हैं, जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। देखिए ये तो गलत बात है, दूसरों का अवलोकन बच्चे नहीं करते। उद्दीपक अनुक्रिया ये जीन पियाजे का सिद्धांत नहीं है। उद्दीपक और अनुक्रिया आपका है जैसे कि किसी चीज़ को देख करके सीखना, ये आपका थॉर्नडाइक का है। को पुरस्कार दंड ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो पहला नंबर आंसर आपका है बिल्कुल सही है। देखिए किसी भी ज्ञान को वो सक्रिय रूप से संचयित करते हैं और जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं वैसे वैसे वो चीज़ों को अन्वेषण करते रहते हैं या सीखते रहते हैं। तो ये जीन पियाजे ने कहा था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यानी कि जो संज्ञान है उसको एक्टिव रूप से वो पार्टिसिपेट करके चीज़ों को सीख पाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। यानी कि चालक विकास, चालक मतलब समझ लीजिए एक तरह से व्यक्ति विकास या इंडिविजुअल होता है, इसका मतलब अलग अलग। तो सिंपल आप समझिए कि विकास की दर में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं तो हर एक व्यक्ति की विकास अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी विकास का जो क्रम है वो यहाँ से यहाँ चलता है। इसको आपको समझना है। देखिए शीर्षगामी से अधोगामी, अधोगामी से शीर्षगामी या अपरिष्कृत यानी कि स्थूल से चालक विकास सूक्ष्म तक चलता है। ये चीज़ को आप ध्यान रखें। विकास की जो विकास का जो सिद्धांत है उसके अनुसार स्थूल मतलब होता है बड़ी चीज़ें और सूक्ष्म मतलब होता है छोटी से छोटी चीज़ें। तो सबसे पहले विकास के क्रम में बड़ी बड़ी चीज़ों का विकास, तो जैसे कि बड़े बड़े अंग पहले बनते हैं फिर छोटे छोटे अंग बनते हैं। जैसे कि हमने विकास के सिद्धांत में देखा था, पहले हमारा बॉडी पार्ट का बीच का हिस्सा बनता है यानी कि पेट वोट वगैरह बनते हैं, सीना वगैरह, उसके पश्चात हाथ निकलते हैं और लास्ट में उंगलियां बनती हैं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कह रहा है देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। इसका मतलब वयस्कता संक्रमण यानी कि वह अवधि जिसके बाद या जो युवा अवस्था की शुरुआत करती है, या कह लीजिए वयस्क मतलब होता है युवा, एक मेच्योर आदमी, उसकी शुरुआत करती है, उसको क्या कहते हैं। तो आपको अच्छे से पता होगा, उसको कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद ही व्यक्ति वयस्क बनने जाता है या युवा धीरे धीरे वो होने लगता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 के विषय में डिस्कस करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन कुछ स्टैंडर्ड आ गए हैं। क्या कह रहा है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहेलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कोहेलबर्ग ने जो अपने 3 स्तर और 6 चरण बताए थे तो उसमें दंड एवं आज्ञाकारिता, कानून व्यवस्था, बहुत सारे स्तर थे। अब कह रहा है कि एक बच्चा ये सोच रहा है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वो बता रहा है कि देखो यार कोई हिंज है, उसको दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, अगर चोरी करा तो उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो अब आप बताइए कि कोहेलबर्ग के अनुसार किस सिद्धांत में बच्चा कार्य कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, दंड की बात कही गई है तो दंड एवं आज्ञा पालन का अभियंता, यानी कि दंड एवं आज्ञा पालन के स्तर पे उस बच्चा अभी तक पहुंचा हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहा है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लय वागोस्की क्या कहते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे
जो संवाद अपना स्वयं से करते रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहेंगे अहम केंद्रित कहेंगे, व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे, भ्रांत वार्ता कहेंगे या समस्या। तो बच्चे को कहेंगे व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि खुद ही अपने से ही बच्चा बात कर रहा है, किसी भी संवाद पे किसी भी टॉपिक बच्चा अपने आप से कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत वार्ता। लय वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्तिगत वार्ता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 6। क्या कह रहा है? खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या है? देखिए, चाहे खिलौना हो, चाहे जो, जैसे हमने कह दिया कि बैट, इससे बच्चे खेलेंगे, मतलब कि लड़के लोग खेलेंगे। रस्सी कूद लड़कियां लोग करेंगी। देखो, पिंक रंग लड़कियों का होता है। ये क्या बता रहा है? तो आप ही बताइए, आप खुद ही या हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? जेंडर यानी कि बालक बालिकाओं को अलग कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे ये आ जाए उसे कहते हैं लैंगिक भेदभाव, लैंगिक विभेद या लैंगिक रूढ़िवादिता। तो ये हो गया जेंडर रूढ़िवादिता। कलर के आधार पर अलग करना, खिलौनों के आधार पर अलग करना, ये सब क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। कह रहा है एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वीकार कर लेना चाहिए टीचर को, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, ये तीनों के तीनों निगेटिव हैं, तो बचा हमारा एक ही ऑप्शन, उन्हें शामिल करके उसका संचय करना चाहिए या उनका संचय करना चाहिए। मतलब जो भी बच्चे के अनुभव है उसको तुरंत एक्सेप्ट कीजिए और उसको प्रोत्साहित करते हुए पठन की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? एक शिक्षक को चाहिए, मतलब एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना अधिकतम करें। गलत बात है, तुलना तो कभी नहीं करनी चाहिए। विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चे को बढ़ा दे, ऐसा नहीं है भाई कि कुछ विशेष बच्चों को ही बढ़ावा दिया जाए। आगे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखी करे, ये भी नहीं करना है, निगेटिव तो करना ही नहीं है। बचा केवल एक ऑप्शन, वह संप्रेषित करेगी कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। बिल्कुल सही बात है। उन बच्चों के जो भी शिक्षक को यही चाहिए कि हमेशा कक्ष में सभी संस्कृति का सम्मान करे, साथ ही साथ सबको महत्व दे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? यानी कि RT 2009 जो है वो किस बात को रखता है या किसकी वकालत करता है, इसको हम समझते हैं। पहला, एकीकृत शिक्षा को, समावेशी शिक्षा को, पृथक्करण मुख्य धारा की शिक्षण। तो समावेशी शिक्षा का समर्थन या कर लीजिए समावेशी शिक्षा को बढ़ाने की बात RTE करता है। समावेशी शिक्षा अर्थात एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वंचित वर्ग से हों, दिव्यांग हो, किसी भी समूह श्रेणी जाति वर्ग के हों, सबको एक साथ मिला के पढ़ाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। डैश, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। किसकी ये विचारधारा है? तो हमने अभी जस्ट बताया, सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए समावेशी शिक्षा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। हमारा आ गया प्रश्न नंबर 11। देखिए, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख से उनकी प्रारंभिक विशेषताओं से सही मिलान करता है? अच्छा, मतलब इसमें मिलान करना है, कौन सा ऐसा है जो स्तंभ क और स्तंभ ख का सही मिलान बताता है। चलिए हम मिलान करते हैं और एक ही चीज़ को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है? प्रतिभाशाली। अब ध्यान से आप समझिएगा कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है उनमें, या मूल संसाधन के बारे में सोच सकता है, आसानी से विचलित होने की आदत है, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। अच्छा, जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो क्या चीज़ों को जल्दी से और जल्दी सीख सकता है चीज़ों को, और एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की उसमें योग्यता होती है। क्या ऐसा होता है बच्चा? आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। अब इन चारों ऑप्शन में प्रतिभाशाली बच्चे के अंदर क्या चीज़ें होती हैं वो हमको समझना है। देखिए समझते हैं क्या कह रहा है। पहला लिखा
एक प्रतिभाशाली बच्चा क्या हो सकता है, शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है, ये हो सकता है, यानी कि पहला वाला मैच कर रहा है डी में। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, पहला वाला जो डी है ये ऑप्शन नंबर 1 में है, 2 में है, 3 में है, चौथे में नहीं है। तो किसी भी कीमत पे हमारा चौथा आंसर तो कभी नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। अब कह रहा है अधिगम असक्तता। अधिगम असक्तता मतलब ये होता है ना, जैसे कि एक कमी है या एक विकार है। धारा प्रवाह में पढ़ने की कमी, ये देखिए, बच्चा पढ़ने की कमी यही तो है। पठन विकार क्या होता है, पठन में कमी, यानी कि दूसरा का ए। अब आप जरा गौर कीजिएगा, पहला का डी और दूसरा का ये ऑप्शन नंबर 2 में है, बाकी कहीं नहीं है। तो हमारा सही उत्तर डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी आपको मैच कराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए जब आपने पहला मैच कराया तो डी 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 3 जगह है, तो इन तीनों में से कोई हो सकता है। जब आपने दूसरा मैच कराया तो दूसरा का आंसर ए आया, ए वाला केवल सेकंड में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। बाकी हमें अन्य देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों पर हम डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, कब सीखते हैं भैया, बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं। पहला, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं को बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता हो, नहीं, बच्चों पर नियंत्रण नहीं रखना है, पहला गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक में दिए तथ्यों को याद करना हो, ये भी गलत हो गया। श्यामपट्ट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, ये भी गलत हो गया। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वे बच्चे की गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से जब पार्टिसिपेट करेंगे तब आराम से बच्चे चीज़ों को सीख पाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हाँ सही बात है, करना चाहिए। हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं। अनुमति नहीं, रोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। तो बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित यानी कि मोटिवेट करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। नहीं है पूछा है तो नेगेटिव वाला ही खोजना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला, कंठस्थ एवं स्मरण, ये तो नेगेटिव हो गया। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। तो पहला वाला ही हमारा सही हो जाएगा। कैसे, क्योंकि खुद ही बोला है कि एक प्रक्रिया हमको जो नहीं करानी चाहिए, हमें याद कराना, ये नहीं कराना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। कह रहा, जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी अच्छा सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी प्रयास को करना बंद कर देते हैं, ये तो गलत बात है। उत्साह भंग होता है, ये भी गलत बात है। उत्साह का भंग होगा भैया, किसी रूप से प्रभावित नहीं होते, ये भी गलत बात है। तो नीचे के तीन के तीनों आपके निगेटिव हो जाते हैं, पहला वाला ही सही हो जाएगा। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, यानी कि जब शिक्षा एक टीचर सभी बच्चे की योग्यताओं को जानता रहेगा तो उसी हिसाब से वो शिक्षण प्रक्रिया बनाएगा, तब बच्चे ऑटोमेटिक मोटिवेट रहेंगे कि सर आज हमको क्या बताएंगे और चीज़ों को सीखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। बच्चे की गलतियाँ, बच्चे की जो गलतियाँ होती हैं, जो त्रुटि होती हैं, वो प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, नहीं, गलत बात है। बच्चा गलत हो ही नहीं सकता। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि है, ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए जो बच्चे जो गलती करते हैं ना, वो अधिगम का ही हिस्सा है। गलती बच्चे इसलिए करते हैं कि वो आंतरिक रूप से कह लीजिए या उस तथ्य पे, उस टॉपिक उनकी कितनी समझ है, वो इस बात को दर्शाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है प्रश्न नंबर 17। मूल्यांकन को क्या एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। अब आप खुद देखिए, मूल्यांकन सिंपल सी बात है, क्या है, शिक्षण अधिगम का एक भाग ही तो है और गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, ऐसा नहीं है भैया। नंबर पर आधारित और वस्तुनिष्ठ एवं लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मूल्यांकन हो चाहे आकलन हो, सब के सब बच्चों के अनुरूप ही होने चाहिए। तो मूल्यांकन क्या है, एक सिंपल सा बात है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है,
एक सक्रिय एवं सामाजिक क्रिया है, यही है बिल्कुल से। हमने अभी पीछे भी पढ़ा था एक बार इसको। एक एक्टिव एवं सोशल जिसमें सोशलाइजेशन होता है बच्चों का, वो एक्टिव एवं सोशलाइजेशन प्रक्रिया है, या कह लीजिए आपकी करेक्टर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी निष्क्रिय हो ही नहीं सकता। जानकारी की अर्जन की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। अधिगम के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, ये भी नहीं है। पहला वाला ही है, क्या है? संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। क्या कह रहा है? नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? अच्छा, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। अच्छा, ये किस बात की ओर संकेत करता है? पहला, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। संज्ञान एवं संवेग संबंधित है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर एक बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया या एग्ज़ाम में बेटर नहीं कर पाया तो सिंपल से तो सोचेगा कि मैं अच्छा नहीं हूँ। तो ये एक ही बात है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। ये इसी बात को दर्शा रहा है कि बच्चे की जो नॉलेज है और वो जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए अगर इस बात की बच्चे को अनुभूति ना होती तो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस ना देने के बाद वो खुश रहता, उसको क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन संज्ञान और संवेग का डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए जब वो संज्ञान के माध्यम से या जो उसको नॉलेज है उसको अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाया तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए या वो उदास हो गया। तो इसीलिए कहा गया है संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, वो कनेक्टेड है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित कर सकती है? अच्छा, कैसे मोटिवेट कर सकती है? पहला, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखा के नहीं, गलत बात है। पाठ्य पुस्तक को एक ही प्रकार की, गलत बात है। पाठ्य पुस्तक से मतलब ही नहीं है। फिर लिखा पाठ्य पुस्तक को ये भी हटाइए। लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21। क्या कह रहा है? वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास सम्मिलित है निम्न में किसका उदाहरण है? मतलब बच्चे खुद ही चीज़ों को अपना प्रयास कर रहे हैं या खुद स्वयं से पहल एवं प्रयास कर रहे हैं, तो वो किस विधि की ओर आगे बढ़ता है? जैसे अंतर्वैयक्तिक, निगमनात्मक विधि या अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। अधिगमकर्ता मतलब क्या? जो जो सीख रहा है, यानी कि बच्चा खुद ही पहल कर रहा है, खुद ही प्रयास कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला है 22 नंबर। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मतलब बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है, समझते हैं। पहला, बुद्धि अभिसारी। देखिए अभी नहीं अपसारी होता है। बुद्धि के पास वो योग्यता होती है जो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सोच सके। दूसरा, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। नहीं भैया, बुद्धि अस्थायी नहीं होता, वो एकदम स्वतंत्र होता है, किसी प्रकार से सोच सकती है। बुद्धि का एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क नहीं, गलत बात है। लास्ट ऑप्शन है, देखिए बुद्धि बहुयामी है, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि के बहुत सारे पार्ट हैं। बुद्धि बहुयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। यानी कि बुद्धि बहुयामी है, उसका कोई और छोर नहीं है और ना ही कोई हमारे पास ऐसा परीक्षण है जो उसको माप सके। इसीलिए लिखा है ना कि पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? तो सिंपल सी बात है, तो आपको पता ही होगा। प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम परिवार है। प्रश्न नंबर 24। जीन पियाजे सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसका प्रमुख प्रस्ताव क्या है, ये हमको समझना है। पहला, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, गुणात्मक रूप से वो भिन्न होती है। ठीक है, बच्चे कैसे सोचते हैं ये एकदम डिफरेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। जेंडर। जेंडर क्या है? देखिए मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि
सेक्स और जेंडर में डिफरेंस। सेक्स एक जैविक कारक है जिसमें मेल और फीमेल होने का पता चलता है। वही जेंडर की बात करें तो जेंडर यानी कि लड़का लड़की का अलगाव, ये कैसी प्रक्रिया है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये समाज द्वारा बनाया गया संरचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक सामाजिक संरचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। अच्छा, इसमें से कौन सा ऐसा है जो विकास का व्यापक जो आयाम है उसको वो बताता है या सिखाता है। पहला, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये हो सकता है। देखिए, संवेगात्मक बौद्धिक नहीं है विकास के अंतर्गत, शारीरिक व्यक्तित्व भी नहीं है, सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व फिर आ गया, ये भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला नंबर, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक, इन चारों पक्षों का विकास ही हमारा बाल विकास के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 का डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मतलब बच्चों के अधिगम के संदर्भ में कौन सा सही है। पहला, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है, ये सही हो सकता है भैया, पहला वाला ही सही लग रहा है। देखिए कैसे, कह रहा है कि देखिए सब बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीख सकते हैं, तो अच्छी बात है। इसमें कथन गलत कहाँ है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर अगर 2 की बात करें, कह रहा है कि बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा, सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल, निगेटिव वर्ड हटाइए इसको, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती है, नहीं, गलत बात है। सीमित मतलब होता है कि एक तरह से लिमिट ला रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए पुरस्कार, दंड, ये भी गलत है। तो पहला नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषणों के रूप में, खाली प्लेट के स्लेटों के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, मतलब खोजकर्ता के रूप में। बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेट के रूप में माना जाता है प्रगतिशील शिक्षा में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए अगला है प्रश्न नंबर 29, लाइबोगोस्की के अनुसार शिक्षण क्या है, सामाजिक गतिविधि है, व्यक्तिगत गतिविधि है, निष्क्रिय है, अनुबंधित है। तो वाइगोस्की ने सिद्धांत ही दिया था सामाजिक विकास का सिद्धांत, तो क्या है, सामाजिक गतिविधि है। अब बढ़ते हैं हम आखिरी प्रश्न हमारा जो है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। अच्छा, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, पहला वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुक्रमणिता। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विचारों की अनुक्रमणिता, यानी कि जो बच्चा है पूर्व क्रियात्मक, जीन पियाजे का जो सेकंड चरण था उसमें जो बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है उसके अंदर विचारों की अनुक्रमणिता होती है, मतलब इन्वर्सिटी, मतलब वो बच्चा अपने विचारों को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करिए, पॉजिटिव में, वो किसी भी प्रकार से सोच सकता है, केवल और केवल अपने विचारों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये था हमारा 2019 जुलाई का पेपर 1 का CDP सेक्शन, जिसको हमने समझा, प्रश्नों को बनाया। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।